अब हम अपना अगला एलो देखते हैं। इसमें है कि हमने टाइप्स देखनी है पहले सेल्स की, दैट टेक पार्ट इन इम्यून रिस्पॉन्स, और हमने इसका ना क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी देखनी है इसकी। ठीक है बच्चों, तो कौन कौन सी सेल्स हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स में हिस्सा लेते हैं। इसमें जो है वो 4 तरह के सेल्स आ जाते हैं, फेगोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, फेगोसाइट्स में फर्दर आ जाते हैं न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स और मोनोसाइट्स। ठीक है बच्चों, तो क्या कौन कौन से सेल्स थे इम्यून रिस्पॉन्स में जो पार्टिसिपेट करते हैं, फेगोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, अब हमने सबसे पहले फेगोसाइट्स को डिटेल में, इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं हम फेगोसाइट्स से। ठीक है, तो बच्चों फेगोसाइट्स का क्या मतलब है, इसके नाम से ही जाहिर है। फेगोसाइट्स मतलब कि जो पैथोजन है ना उनकी उनको इनगल्फ करना और इनको खा जाना। ठीक है, फेगोसाइट्स का मतलब है फेगोसाइट्स क्या क्या करते हैं, इनके 2 काम है। एक तो ये इन्फेक्शन फाइटर्स भी हैं, दूसरा है टिश्यू रिपेयर्स भी हैं। अभी आप इसको भूल जाओ, ठीक है, इस वर्ड को अभी आप भूल जाओ। अभी आप बस ये देखो कि फेगोसाइट्स क्या हैं, ये इम्यून सेल्स हैं दैट इनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय फेगोसाइटोसिस। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आया बाहर से, इन्होंने उसको इनगल्फ किया और डिस्ट्रॉय किया। ठीक है बच्चों, इसमें क्या क्या आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स आ जाते हैं और मोनोसाइट्स आ जाते हैं। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ा, कौन से सेल्स थे जो जिन्होंने इम्यून रिस्पॉन्स में जो पार्टिसिपेट करते हैं, 4 तरह के थे। उसमें भी हम पहला पढ़ रहे हैं फेगोसाइट्स। इसकी आगे इसमें फेगोसाइट्स में भी आगे 4 तरह के सेल्स आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स और मोनोसाइट्स। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूट्रोफिल्स को। ठीक है बच्चों, तो न्यूट्रोफिल्स नेचुरली कहाँ पर होते हैं, ये ना ब्लड में सर्कुलेट कर रहे होते हैं हमारे ब्लड में। अब जैसे ये ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हैं और ये देखेंगे ना कि किसी टिश्यू में पैथोजन आया हुआ, बाहर से पैथोजन आएगा हमारी बॉडी में, तो वो ब्लड में तो नहीं ना सर्कुलेट करेगा, वो तो किसी टिश्यू में जाके बैठ जाएगा। तो ये न्यूट्रोफिल्स देखेंगे कि इस टिश्यू में जो है ना वो पैथोजन आ गया, मैं यहाँ पर जाता हूँ। ठीक है, तो ये माइग्रेट करता है डैमेज टिश्यू में और वहाँ पर जाके क्या करता है, इन्फ्लेमेशन करवाता है। तो न्यूट्रोफिल्स नेचुरली कहाँ पर थे, ये ब्लड में सर्कुलेट कर रहे थे। पैथोजन आया, इन्होंने देखा कि पैथोजन आ गया, ये ब्लड से उस इन्फेक्टेड टिश्यू में चले गए। ठीक है, वहाँ पर जाकर इन्होंने क्या किया, इन्फ्लेमेशन करवाई और उसकी डिस्ट्रक्शन भी की। इनके फंक्शन में क्या क्या आ जाता है, एक तो ये फर्स्ट सेल्स हैं टू रीच साइट ऑफ इन्फेक्शन। अगर ये MCQs आए ना कि फर्स्ट सेल्स टू रीच द साइट ऑफ इन्फेक्शन, तो आपने क्या लगाना है, न्यूट्रोफिल्स लगाना है। ये पहले सेल्स हैं जो इन्फेक्शन की साइट पर जाते हैं। फिर वहाँ पर जाके क्या करते हैं, एक तो उस बैक्टीरिया को फेगोसाइटोज करते हैं, बैक्टीरिया फंजाई या जो भी था उसको फेगोसाइटोज किया और उसकी फेगोसाइटोस करके ना ये वहाँ पे पस बनाते हैं। इनकी जो डेड बॉडीज़ है ना वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स की, ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट लड़ती हैं, उनको फेगोसाइटोस करती हैं और वहाँ पे ही पस बना देती हैं। फिर ये डेड टिश्यूज़ और डेब्री को रिमूव भी करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस तरह किल करते हैं, यूजिंग इंजाइम्स एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। जब ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को यूज़ करेंगे ना, तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ क्या करती है, वहाँ पर सेल्स की मेम्ब्रेन को वीक कर देती हैं और उस वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स के कितने काम हुए, एक सबसे इंपॉर्टेंट इनका काम है ये कि दीज आर फर्स्ट सेल्स टू रीच साइट ऑफ इन्फेक्शन। ये फेगोसाइटोस करती है बैक्टीरिया और फंजाई को और वहाँ पे पस बनाते हैं। फिर ये रिमूव करते हैं डेड टिश्यू डेब्री को। मार तो दिया बैक्टीरिया को, टिश्यू भी डैमेज हुआ, उस टिश्यू की डेब्री को भी ये रिमूव करते हैं। ठीक है, सिर्फ बैक्टीरिया को ही नहीं खाते वहाँ पे, बल्कि जो टिश्यू डैमेज हुआ था ना और डेब्री बना था उसको भी रिमूव करते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस तरह किल करते हैं, हमने देखा ना कि ये फेगोसाइटोस करते हैं बैक्टीरिया फंजाई को किस तरह किल करते हैं, यूजिंग इंजाइम्स एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनाती हैं, ये क्या करती हैं, ये वहाँ पर जाकर फंजाई और बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन को डैमेज कर देती हैं और मेम्ब्रेन डैमेज हो गई तो ज़ाहिर है वो वीक हो जाते हैं बैक्टीरिया और फंजाई और उनको बस फिर ये मार देते हैं, उनको फेगोसाइटोस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़े हैं सेल्स, उनमें फेगोसाइट्स को हमने स्टार्ट किया और फेगोसाइट्स में भी हम पहले न्यूट्रोफिल्स को हमने पढ़ा है। नेचुरली ब्लड में होते हैं, ब्लड से जाते हैं इन्फेक्टेड साइट में, दीज आर फर्स्ट सेल्स टू रीच देयर। उनकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, अब न्यूट्रोफिल्स की हमने सबकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस साथ साथ देखते जाना है जिसकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, अगर न्यूट्रोफिल काउंट लो होंगे ना तो हमें रिपीटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे। ठीक है, आपने सुना होगा कि न्यूट्रोफिल काउंट जिसमें कम होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। तो अगर न्यूट्रोफिल काउंट कम हो जाएंगे तो रिपीटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स हो गए हमारे खत्म। अब हम पढ़ते हैं मैक्रोफेजेस को। तो बच्चों मैक्रोफेजेस नेचुरली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये दीज आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन टिश्यूज़। ठीक है, ये पहले से ही टिश्यूज़ में प्रेजेंट होते हैं। इनके फंक्शंस क्या है, इनके फंक्शन है कि इन्होंने भी फेगोसाइटोसिस करनी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, डेड सेल्स को इन्होंने भी रिमूव करना है, टिश्यू रिपेयर करना है और वुंड हीलिंग करनी है। ठीक है, इन्होंने वहाँ पर जो डैमेज हुआ था ना बैक्टीरिया को मारते वक्त, टिश्यू का जो डैमेज हुआ था उसको इन्होंने रिपेयर भी करना है और बैक्टीरिया ने भी आकर जो डैमेज किया था, या तो डैमेज बैक्टीरिया ने किया था टिश्यू का या तो उनको मारते वक्त हुआ था, तो जो भी टिश्यू का डैमेज हुआ ना इन्होंने उस सारे को रिपेयर करना है
और वोंड हील करना है। अब देखो, अब न्यूट्रोफिल जो थे ना, ये नहीं थे कर रहे रिपेयर, ये सिर्फ डेड टिश्यू डेब्री को रिमूव कर रहे थे, लेकिन ये जो है ना, ये टिश्यू को रिपेयर भी कर रहे हैं और एंटीजन प्रेजेंटेशन टू टी लिम्फोसाइट से क्या करते हैं, ये एंटीजन भी प्रेजेंट करते हैं अपनी सरफेस पर। ये एंटीजन लगा लेते हैं जो बैक्टीरिया है उसका, और जाते हैं टी लिम्फोसाइट्स के पास, उनको कहते हैं कि ये वाला बैक्टीरिया है, इसके अगेंस्ट अब हमने ना इसको हमने मारना है, ठीक है। ये जाकर उनको कहते हैं, और साइटोकाइन प्रोडक्शन करते हैं। साइटोकाइंस क्या है, ये वो सिग्नल्स हैं, ये सेल्स हैं जो बाकी के भी इम्यून सेल्स को अपनी तरफ दावत देते हैं। ये साइटोकाइन प्रोड्यूस करते हैं। साइटोकाइंस क्या करते हैं, और जो है ना, वो इम्यून सेल्स को भी इधर बुलाते हैं इन्फेक्शन साइट पे कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, यहाँ पे इन्फेक्शन हो, यहाँ पे आओ, सारे और बैक्टीरिया को मारना है, ठीक है। तो मैक्रोफेजिस के कितने काम हो गए, एक तो इन्होंने फेगोसाइटोसिस भी की, वहाँ पे डेड सेल्स को रिमूव किया। न्यूट्रोफिल्स की तरह ये ब्लड से नहीं है, ये ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट थे। इन्होंने टिश्यू रिपेयर भी किया, उसको मारा भी, डेड सेल को भी रिमूव किया, जैसे इन्होंने डेब्री वगैरह को रिमूव किया था। फिर इन्होंने टिश्यू का रिपेयर भी किया और वोंड की हीलिंग भी की। और इन्होंने सिर्फ वहाँ पर उसको मारा ही नहीं, बल्कि जाके इन्होंने मदद के लिए और सेल्स को भी बुलाया, ठीक है। साइटोकाइन भी प्रोड्यूस किया और अपनी सरफेस पे एंटीजन लगा के ले गए टी लिम्फोसाइट्स के पास, टी लिम्फोसाइट्स को भी ले आए, ठीक है बच्चों। इनके इतने सारे काम हो गए, इसलिए हम इनको ऑलराउंडर भी कहते हैं, ठीक है। इससे आपने याद रखना है। अब तीसरी तरह के सेल आ जाते हैं। अभी तक हमने पढ़े हैं न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस, अब हम पढ़ते हैं डेंड्राइटिक सेल्स, ठीक है बच्चों। तो डेंड्राइटिक सेल जो है ना, ये क्या करते हैं, ये ना माइक्रोबियल मटेरियल जो है ना, वहाँ पे उसको ले जाते हैं लिम्फ नोड्स और स्प्लीन के पास, वहाँ पे जाके ये अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हमने देखा था ना कि बॉडी में एक एक्वायर्ड नेचुरल इन्फेक्शन होता है और एक एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो ये भी इस तरह होता है, ये लेकर जाते हैं और वहाँ पर जाकर ना अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं। इनका काम क्या है, मैसेंजर के तौर पे एक्ट करना, यानी इन्फेक्शन साइट पर गए, वहाँ से एंटीजन लिया, उस एंटीजन को प्रोसेस किया, यानी उसमें से जो उसका मेन विरुलेंस फैक्टर था ना, उसको इन्होंने उठाया, जाकर लेकर गए उधर लिम्फ नोड्स और स्प्लीन के पास। वहाँ पर जाके उन्होंने कहा, उनको कहा कि भाई अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करो, ठीक है। तो इनका बस काम यही है। अच्छा, तो बच्चों इनका बस काम यही है, इन्होंने जाकर ना हमारे लिम्फ नोड और स्प्लीन को बताना है कि आपने ना इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है, बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है। फिर चौथी टाइप्स के सेल आ जाते हैं मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स भी बेसिकली मैक्रोफेजेस नहीं है, बस इनको मोनोसाइट्स हम तब कहते हैं जब ये ब्लड में होते हैं, और जब ये टिश्यू में चले जाते हैं ना, वहाँ जाके मैच्योर हो जाते हैं, तो तब ये मैक्रोफेजेस बन जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, ये प्रिकर्सर सेल्स हैं, ठीक है। ब्लड में प्रिकर्सर सेल्स है, जब टिश्यू में जाएंगे ना, तो इनसे क्या बनेगा, मैक्रोफेजेस। प्रिकर्सर सेल्स वही होते हैं ना जिनसे आगे सेल्स बने, तो मोनोसाइट्स आने प्रिकर्सर सेल्स हैं, इनसे आगे क्या क्या बनते हैं, मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल, ठीक है। ये नॉर्मली क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं ब्लड में न्यूट्रोफिल्स की तरह, फिर ये टिश्यूज़ में माइग्रेट करते हैं ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। अच्छा, अब जब इन्फ्लेमेशन हो गई ना, वहाँ पे हमें पता है न्यूट्रोफिल्स गए थे, उन्होंने वहाँ पे जाके इन्फ्लेमेशन करवा दी थी। जब इन्फ्लेमेशन हो चुकी है ना, तब ये जाएंगे ब्लड से उधर टिश्यूज़ के पास, वहाँ पे जाके ना डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक सेल्स में। ये वहाँ पे जाके जाएंगे मैक्रोफेजेस बनाएंगे, ताकि इनको लगेगा कि मैक्रोफेजेस कहीं कम ना हो जाए, हम वहाँ जाके मैक्रोफेजेस बनाए, इन्फेक्शन हुआ है, और डेंड्राइटिक सेल बनाएंगे जो कि यहाँ से सिग्नल लेके जाएंगे स्प्लीन और उसके पास लिम्फ नोड्स के पास, और वहाँ से और भी इम्यून रिस्पॉन्स को इंक्रीज़ कराएंगे, और ये फेगोसाइटोसिस भी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ज़ाहिर है मैक्रोफेजेस बनेंगे तो फेगोसाइटोसिस तो करवाएंगे ही करवाएंगे। तो सबका काम फेगोसाइटोसिस था। आप देखो मोनोसाइट्स का भी काम है, वहाँ पे जाके मैक्रोफेजेस बनाते हैं और फेगोसाइटोसिस करवाते हैं। ये मैक्रोफेजेस खुद भी फेगोसाइटोसिस करवाते हैं, न्यूट्रोफिल्स जो थे ना, ये भी फेगोसाइटोसिस करवाते हैं। सिर्फ डेंड्राइटिक सेल्स हैं एक जो वहाँ पर फेगोसाइटोसिस नहीं करते, इनका काम सिर्फ मैसेज लेके जाना है, ठीक है। इन्होंने कैप्चर करना है एंटीजन को और उसको ले जाना है लिम्फ नोड्स के पास, उनको कहना है कि ये इन्फेक्शन है, इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बॉडी में प्रोड्यूस करो, ठीक है। तो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा है, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स और मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल्स जो है ना, दीज आर फर्स्ट रिस्पॉन्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आ भी जाता है एमसीक्यूज में। फर्स्ट रिस्पॉन्डर क्या है, न्यूट्रोफिल्स हैं, ये क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं और बैक्टीरिया को किल करते हैं। और मैक्रोफेजेस क्या है, ये फेगोसाइटोसिस करते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। हमने देखा था ना मैक्रोफेजेस जो है वो एंटीजन प्रेजेंट करते हैं अपनी सरफेस पे और टी लिम्फोसाइट्स तक लेकर जाते हैं, ठीक है। ये साइटोकाइंस को भी एक्टिवेट करते हैं और टिश्यू रिपेयर भी करते हैं। और जो डेंड्राइटिक सेल हैं, इनका सिर्फ एक काम है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, इनका सिर्फ यही काम है। दीज आर ज़ाहिर है एक काम है तो उसको ही ज़्यादा अच्छे से करेंगे, इसलिए हम कहते हैं दीज आर बेस्ट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अगर बेस्ट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का आ जाए ना और ये दोनों ऑप्शन हो, तो आपने डेंड्राइटिक सेल्स ही लगाना है, बिकॉज दीज आर बेस्ट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इनका बस एक ही काम है कि एंटीजन को प्रेजेंट करना है अपनी सरफेस पे और ले जाना है उधर लिम्फ नोड्स और स्प्लीन के पास, ठीक है। फिर हमने पढ़े थे मोनोसाइट्स, ये क्या है, ब्लड प्रिकर्सर ऑफ मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल, ठीक है। तो अभी तक हमारा हो गया एक
हाँ, जो सेल्स थे ना इम्यून रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेट करें, उनमें से हमारा एक सेल खत्म हो गया, फेगोसाइट्स। ठीक है, फेगोसाइट्स हमने पढ़ लिया, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स और मोनोसाइट्स। अब हम चलते हैं आगे। आगे हम पढ़ेंगे बी लिम्फोसाइट्स को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम टी लिम्फोसाइट्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों टी लिम्फोसाइट्स कहाँ से आते हैं? आपको पता है टी लिम्फोसाइट जो है ना ये वाइट ब्लड सेल्स की एक टाइप है। हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। मैंने यहाँ पे ना पूरा टेबल इसलिए बना दिया ताकि आपको ना अच्छे से समझ आ जाए कि टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स आ कहाँ से रहे हैं। ठीक है, जब आपको ये नहीं पता होगा कि ये आ कहाँ से रहे हैं तो फिर आगे भी आपको कोई समझ नहीं आएगी, आप कन्फ्यूज ही रहोगे। ठीक है, तो बच्चों वाइट ब्लड सेल्स की दो टाइप्स हैं, ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट वो होते हैं जिनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, और ए ग्रेनुलोसाइट ज़ाहिर इनके नाम से याद है, ए मीन्स दे डू नॉट हैव ग्रेन्यूल्स। ग्रेनुलोसाइट में क्या क्या आ जाता है? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स। और ए ग्रेनुलोसाइट्स में क्या आ जाते हैं? लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में कौन कौन से आते हैं फर्दर? बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स। अब टी लिम्फोसाइट जो है ना ये किस में रोल प्ले करते हैं? अपना सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में, और बी लिम्फोसाइट जो है ना ये ह्यूमरल इम्यूनिटी में अपना रोल प्ले करता है। ह्यूमरल का क्या मतलब होता है? ह्यूमरल इम्यूनिटी का वो इम्यूनिटी जिसमें एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं, और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी वो है जो सेल मेडिएटेड मतलब सेल इसमें ना खुद ही काम करते हैं, कोई एंटीबॉडीज़ नहीं बनाते हैं, बल्कि जो टी सेल्स है ना वो खुद ही इन्फेक्शन को मार देते हैं, इसलिए इसे हम सेल मेडिएटेड कहते हैं, द इम्यूनिटी दैट इज़ मेडिएटेड थ्रू सेल्स। और ह्यूमरल इम्यूनिटी वो है जिसमें एंटीबॉडीज़ काम आते हैं। अब इनको टी लिम्फोसाइट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि बनते तो ये सारे वाइट ब्लड सेल जो है ना, हमें पता है वाइट ब्लड सेल WBCs RBCs ये सारे कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। ये भी बोन मैरो में बनते हैं, लेकिन ये मैच्योर चूँकि थाइमस में होता है इसलिए हम इनको टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। और बी लिम्फोसाइट्स जो है ना वो बोन मैरो में बनते हैं, बोन मैरो में मैच्योर होते हैं इसलिए हम इनको बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। ओरिजिन ऑफ टी सेल्स क्या है? ये प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में, मैच्योर थाइमस में होते हैं, इसलिए हम इनको टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक है ना पढ़ने वाला, ये तो हमने बस ऐसे ही पढ़ा था ना, इनकी टाइप्स इनको समझने के लिए थोड़ा सा ये हमने समझा था, टी लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स आ कहाँ से रहे हैं। अब हमारा इम्यूनिटी में ना बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है वो यही है, टाइप्स ऑफ टी सेल्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों नाम। हेल्पर टी सेल्स जिसको हम CD4 भी कहते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल जिसको हम CD8 भी कहते हैं, और रेगुलेटरी टी सेल्स हैं। ठीक है, हेल्पर, साइटोटॉक्सिक और रेगुलेटरी। अब हम इनको भी एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे हमने फेगोसाइट्स में एक एक करके पढ़ा था ना, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स और मोनोसाइट्स को। इस तरह हम अब टी लिम्फोसाइट्स में भी पढ़ेंगे हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और रेगुलेटरी। तो बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे? हम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स पढ़ रहे थे। ये साइटोटॉक्सिक सेल्स को किल करते हैं, कौन से सेल्स को? जिसके अंदर बैक्टीरिया है। ठीक है, नॉर्मल सेल्स को नहीं, जिन सेल्स में बैक्टीरिया या पैथोजन है उन सेल्स को। ठीक है, अब सवाल ये है कि इनको पता कैसे चलता है कि इस सेल में बैक्टीरिया है, मैंने इस सेल को किल करना है, इस सेल में बैक्टीरिया नहीं है, इसको छोड़ना है। ठीक है बच्चों, तो उसका ये आंसर है कि सेल्स के ऊपर ना MHC प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, इनको आप ना सेल आइडेंटिटी कार्ड्स भी समझ लें। MHC1 प्रोटीन है सेल के ऊपर। अगर तो सिर्फ ये MHC1 प्रोटीन है ना तो CD8 सेल्स देखेंगे कि यहाँ पर बस MHC1 प्रोटीन है। ठीक है, ये नॉर्मल सेल्स है, लेकिन अगर उस MHC1 प्रोटीन के साथ वायरल एंटीजन भी होगा ना, ठीक है, अगर ये सेल था इसके ऊपर MHC1 प्रोटीन था, इसका आइडेंटिटी कार्ड लगा हुआ था। अब क्या हुआ, जो बैक्टीरिया था ना वो तो बहुत खुद को चालाक समझ रहा था, इस सेल में आके बैठ गया। ठीक है, छुप के। लेकिन सेल जो था ना वो उससे भी चालाक था, उसने क्या किया कि इस जो बैक्टीरिया था ना उसका एक एंटीजन उठाया इधर से, लेकिन आपने MHC1 प्रोटीन पे लगा दिया। ठीक है, अब CD8 सेल जो है ना ये खून में ब्लड में गर्दिश करते हुए फिर रहे हैं, दे आर पेट्रोलिंग इन आवर ब्लड वेसल्स। ये देख रहे हैं कि सबके पास MHC1 प्रोटीन सही है ना, लेकिन जैसे इनको MHC1 प्रोटीन के साथ वायरल एंटीजन भी नज़र आ जाता है ना, जो इस सेल ने इस अपने अंदर वाले पैथोजन का उठा के यहाँ पर लगाया था, साथ एंटीजन भी डिस्प्ले किया था MHC1 प्रोटीन के साथ, जैसे ही उसको देखेंगे तो इस पर अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इनको इस तरह पता चलता है कि मैंने इस सेल को मारना है। ठीक है, मारना इन्होंने पैथोजन इन्फेक्टेड सेल को, और इनको पता कैसे चलेगा कि MHC1 प्रोटीन जो है ना ये वायरल एंटीजन को अपने साथ डिस्प्ले करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो बच्चों हमने अभी तक पढ़ा है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो है ना ये किल करते हैं, दे डायरेक्टली किल इन्फेक्टेड एंड एबनॉर्मल बॉडी सेल्स। तो इन्फेक्टेड तो हो गए वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्टेड, अब एबनॉर्मल बॉडी सेल्स में क्या क्या आ जाता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। इन्फेक्टेड सेल्स में थे वायरल या पैथोजन इन्फेक्टेड सेल्स, और एबनॉर्मल सेल्स में आ जाते हैं ट्यूमर सेल्स और ट्रांसप्लांटेड फॉरेन सेल्स। ठीक है, ट्रांसप्लांटेड फॉरेन सेल्स जैसे हमारी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है ना, किडनीज बॉडी के लिए, तो वो एबनॉर्मल सेल्स है ना, नॉर्मल तो नहीं है ना, या ट्यूमर सेल हैं वो भी एबनॉर्मल सेल हैं, तो बॉडी ना इनके अगेंस्ट भी एक्शन स्टार्ट कर देती है। बॉडी में बेसिकली कौन? CD8 सेल्स। तो अगर कोई पूछे ना कि ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में कौन से सेल्स इन्वॉल्व हैं, तो CD8 सेल्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ये देखते हैं कि ट्रांसप्लांटेड सेल्स हैं, नहीं ये मेरे अपने सेल्स नहीं है, मैंने इनको मार देना है। ठीक है, और ट्यूमर सेल्स हैं, ये एबनॉर्मल सेल्स हैं बॉडी में, इनको भी इन्होंने मार देना है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करना है? इन्फेक्टेड सेल्स को मारना है आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग देम बाय
कैसे रिकॉग्नाइज करना है इनको, MHC1 प्रोटीन तो नॉर्मली सब सेल्स पर होते हैं, साथ में वायरल एंटीजन भी होगा। इन्होंने डिटेक्ट कर लिया इधर कोई ना कोई दहशतगर्द छुपा हुआ है, मैंने इसको मारना है, ठीक है। तो अब फंक्शन क्या हो गया साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के ओवरऑल, इन्होंने किल करना है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को, दूसरा इन्होंने किल करना है ट्यूमर सेल्स को, तीसरा इन्होंने किल करना है ट्रांसप्लांटेड फॉरेन सेल्स को, और दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। सेल मेडिएटेड मीन टी सेल की अपनी बलबूते पर सेल किसी को मारा है, और एंटीबॉडीज़ अंदर इन्वॉल्व नहीं है, सेल खुद इन्वॉल्व है। सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी में कौन इन्वॉल्व है? CD8 सेल्स, ठीक है। अब इसी क्लिनिकल कोरिलेशन देख लेते हैं कि CD8 सेल जो है ना, दीज आर एसेंशियल फॉर एलिमिनेटिंग वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। दूसरा ये पार्टिसिपेट करते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन में भी, और ये कैंसर सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। ये इनके तीनों। अगर MCQs आए कि ट्यूमर सेल्स को बॉडी में कौन डिस्ट्रॉय करते हैं? CD8 सेल्स। अगर पूछे ग्राफ्ट रिजेक्शन किसकी वजह से हो रही है? CD8 सेल्स की। अगर पूछें कि सारे के सारे टी सेल्स में से टी सेल्स सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, तो हमें पता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है टी सेल्स की, लेकिन उसमें सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी बेसिकली शो कौन कर रहा है? तो वो कौन है? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स नहीं हैं, ये भी टी लिम्फोसाइट्स, लेकिन सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी सिर्फ CD8 करेंगे। हमें पता है सिर्फ यही जाके बैक्टीरिया को मार रहे हैं, यही इतने ब्रेव हैं, यही आगे जाके बैक्टीरिया का सामना कर रहे हैं। वो हेल्पर तो जो था ना, वो तो सिर्फ बस हिदायत देने तक था। अच्छा बच्चों, अब आ जाता है तीसरी चीज़। हाँ, हेल्पर पढ़ लिया हमने, साइटोटॉक्सिक पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं रेगुलेटरी टी सेल्स को, ठीक है। हमने देखा कि बाहर से बैक्टीरिया आया, सेल्स ने उनको इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया। तो अब क्या ये इम्यून सिस्टम एक्टिवेट ही रहेगा? नहीं, इस इम्यून सिस्टम को किसी ने चेक भी करना है, किसी ने रेगुलेट भी करना है कि बस अब सारे बैक्टीरिया मर गए हैं, अब बस करो, अब तुम सब सारे जाके ना अपनी अपनी जगह पर आराम से बैठ जाओ, ठीक है। तो रेगुलेटरी टी सेल्स ने क्या करना है? इन्होंने करना है रेगुलेटरी टी सेल सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स एंड हेल्प मेंटेन सेल्फ टॉलरेंस, ठीक है। इन्होंने सिर्फ उतना ही इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होने देना जितनी ज़रूरत है, बाकी को इन्होंने सप्रेस कर देना है और सेल्फ टॉलरेंस को मेंटेन करना है। अब ये सेल्फ टॉलरेंस क्या है बच्चों? सेल्फ टॉलरेंस इज़ द एबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज बॉडीज ओन सेल एंड नॉट अटैक दैम, ठीक है। इन्होंने ना इस सेल्फ टॉलरेंस को भी मेंटेन करना है। हमारी बॉडी में ना सेल्फ टॉलरेंस बहुत ज़रूरी है, ताकि ये CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल जो हैं, इनको पता तो हो एटलीस्ट के कौन से इन्फेक्टेड सेल हैं, कौन से मेरी बॉडी के अपने सेल हैं। अगर उसको इतनी ही फ़र्क या इतनी तमीज़ करना वो भूल जाएगा कि कौन से मेरे सेल्स थे, कौन से इन्फेक्टेड सेल थे, तो वो तो जाके सबको मारना शुरू कर देंगे ना, वो तो बेलगाम घोड़ा बन जाएगा, जाके सबको मारना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसको ना मेंटेन करना है, इसने रेगुलेटरी टी सेल्स ने इस सेल्फ टॉलरेंस को मेंटेन करना है। उसको बॉडी को बताते रहना है कि ये मेरे अपने सेल्स हैं, इनको कुछ नहीं कहना, ये बाहर ये इन्फेक्टेड सेल हैं, इनको तुमने मारना है, ठीक है। तो सेल्फ टॉलरेंस क्या है? एबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज बॉडीज ओन सेल एंड नॉट अटैक दैम, ठीक है। तो रेगुलेटरी टी सेल्स के कितने फंक्शन हो गए? एक तो ये एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होने देता, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, और दूसरा ये सेल्फ टॉलरेंस को मेंटेन करता है, ठीक है। ये हो गया इसके मेन फंक्शन। बाकी हम इसके ओवरऑल फंक्शन देख लेते हैं कि इसने सप्रेस करना है एक्सेसिव इम्यून रिस्पॉन्स को, कि इम्यून रिस्पॉन्स इतना एक्सेस ना हो जाए कि वो बॉडी के अपने अगेंस्ट ही लड़ना शुरू हो जाए। हमें पता है इम्यून सिस्टम जब एक्सेस हो जाता है तो वो बॉडी के अपने सिस्टम को ही मारना शुरू कर देता है। फिर उन्होंने इम्यून टॉलरेंस को मेंटेन करना है, प्रिवेंट करना है डैमेज टू नॉर्मल बॉडी टिश्यूज़, और प्रिवेंट करना है ऑटो इम्यून डिजीज़ को। ज़ाहिर है इम्यून रिस्पॉन्स एक्सेस होगा तो जो है ना वो बॉडी के नॉर्मल टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, और अगर इम्यून टॉलरेंस ख़त्म हो जाएगी ना, बॉडी को पता ही नहीं चलेगा कि कौन से मेरे नॉर्मल सेल हैं, कौन से मेरे डिफेक्टिव सेल हैं, तो वो ना अपने ही सेल्स को मारना शुरू कर गए, उससे ऑटो इम्यून डिजीज़ भी हो जाएंगी बॉडी में, ठीक है। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ से हमारी बॉडी को कौन बचाता है? रेगुलेटरी टी सेल्स, ठीक है। और सेल्फ टॉलरेंस हमारी बॉडी में कौन मेंटेन करता है? रेगुलेटरी टी सेल्स। ये सेल्फ टॉलरेंस वाला पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों के? अगर डेफिशिएंसी हो जाती है ना हमारी बॉडी में रेगुलेटरी टी सेल्स की, तो इससे हमें ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। और अगर एक्सेसिव सप्रेशन हो जाती है ना इम्यून सिस्टम की, तो इससे हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, ठीक है। अगर एक्सेसिव सप्रेशन हो गई तो इम्यून रिस्पॉन्स वीक हो गया, और अगर डेफिशिएंसी हो गई इसकी तो ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई, ठीक है। बस यहाँ तक हमने पढ़ लिया टी सेल्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा? सेल्स टेकिंग पार्ट इन इम्यून रिस्पॉन्स। कितनी तरह के सेल्स है? फेगोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स। फेगोसाइट्स में हमने न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स और मोनोसाइट्स पढ़े हैं। मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस तो आपको याद हो जाएंगे, और MN से आप न्यूट्रोफिल्स भी इसमें डाल लें, और डी भी DMN से आपने याद रखना है, ठीक है। DMN इसमें आते हैं फेगोसाइट्स में, और टी लिम्फोसाइट्स में हेल्पर और साइटोटॉक्सिक और रेगुलेटरी टी सेल्स आते हैं, और अब हम पढ़ेंगे बी लिम्फोसाइट्स को। तो
जी, बी लिम्फोसाइट स्टार्ट करते हैं। बी लिम्फोसाइट्स क्या हैं बच्चों? बी लिम्फोसाइट क्या क्या करते हैं? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं और एंटीबॉडीज़ की वजह से होने वाली इम्यूनिटी को हम कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है। ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी में अपना रोल प्ले करते हैं। ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? बी लिम्फोसाइट्स, हमें पता है बी लिम्फोसाइट्स हो या टी लिम्फोसाइट्स हो, सारे बोन मैरो में प्रोड्यूस सारे बोन मैरो में होते हैं, बस मैच्योर ही अपनी अलग अलग जगह पे होते हैं। बी लिम्फोसाइट्स मैच्योर भी बोन मैरो में होते हैं, इसलिए हम इन्हें बी लिम्फोसाइट कहते हैं, और टी लिम्फोसाइट जो थे ना वो मैच्योर हो रहे थे थाइमस में, इसलिए हम उनको टी लिम्फोसाइट्स कह रहे थे। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि एंटीजन आता है बाहर से, वो बी सेल को एक्टिवेट करता है, ठीक है। बी सेल्स हमारी बॉडी में पड़े तो होते ही हैं, लेकिन एक्टिवेट वो कब होते हैं? जब एंटीजन आएगा, ठीक है। आपने याद रखना है कि बी सेल जो है ना वो बॉडी में एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं पड़े होते हैं, वो बस ऐसे ही बॉडी में पड़े होते हैं। जब एंटीजन आएगा तो तब वो एक्टिवेट होंगे। एक्टिवेट हो गए, अब एक्टिवेटेड बी सेल क्या करेंगे? हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि बी सेल जो है क्या वो सिर्फ एंटीबॉडीज़ बनाते हैं? तो नहीं बच्चों, ये ना सिर्फ एंटीबॉडीज़ नहीं बनाते, ये प्लाज्मा सेल भी बनाते हैं और ये मेमोरी सेल्स भी बनाते हैं, ठीक है। तो हाँ, प्लाज्मा सेल से आगे एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि बाहर से एंटीजन आया, उसने बी सेल्स को एक्टिवेट किया। इनएक्टिवेटेड बी सेल्स ने क्या किया? एक तो प्लाज्मा सेल्स बनाए, दूसरा इन्होंने मेमोरी बी सेल्स बनाए, ठीक है। ये प्लाज्मा सेल्स ने आगे क्या किया? एंटीबॉडीज़ बनाई। ये प्लाज्मा सेल जो है ना ये फैक्ट्रीज़ हैं एंटीबॉडीज़ की, ठीक है। दीज आर फैक्ट्रीज ऑफ एंटीबॉडीज़। तो अगर कोई पूछे ना कि बी सेल्स क्या डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ बना देते हैं? नहीं, इनके दरमियान में एक थर्ड स्टेप भी है, वो क्या है? प्लाज्मा सेल बनना, ठीक है। बी सेल्स एक्टिवेट हुए, फिर प्लाज्मा सेल बने, फिर प्लाज्मा सेल जाके एंटीबॉडीज़ में कन्वर्ट हुए, ठीक है। और दूसरा ये कि मेमोरी सेल्स भी बनाते हैं। मेमोरी सेल क्या करते हैं? ज़ाहिर है, नाम से ज़ाहिर है मेमोरी है, इन्होंने रिमेंबर करना है प्रीवियस इन्फेक्शन को, और जब प्रीवियस इन्फेक्शन इनको याद होगा तो जब दोबारा से री एक्सपोजर होगा तो उसके अगेंस्ट रैपिड रिस्पॉन्स आएगा ना। हाँ, फर्स्ट वाला तो लेट आएगा, पीछे हम ये पढ़ के भी आए हैं, फर्स्ट वाला लेट आएगा, लेकिन री एक्सपोजर में ना रैपिड रिस्पॉन्स आएगा और इससे लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी भी बनती है, ठीक है। इनकी क्लिनिकल कोरिलेशन क्या है कि जो हम वैक्सीन देते हैं ना, वैक्सीन देते हैं ना, उससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं? एंटीबॉडीज़ भी बनती हैं और मेमोरी बी सेल्स भी बनते हैं, ठीक है। हमने वैक्सीन दी, बॉडी में पैथोजन या एंटीजन का एक्सपोजर करवाया और उससे एंटीबॉडीज़ भी बने और मेमोरी बी सेल भी बने। और ये वैक्सीन पीछे हमने पढ़ी थी किस तरह टाइप की इम्यूनिटी में आ रही थी, आर्टिफिशियल, किस तरह की इम्यूनिटी में आ रही थी? आर्टिफिशियल एक्टिव में, ठीक है। आर्टिफिशियल एक्टिव में वैक्सीन आ रही है। गुड। हाँ, लास्ट वाले टी सेल्स हैं हमारे नेचुरल किलर सेल्स। अब हम जा रहे हैं नेचुरल किलर सेल्स की तरफ, ये हमारा आखिरी टॉपिक है आज का, ठीक है। तो नेचुरल किलर सेल्स क्या हैं बच्चों? दीज आर लिम्फोसाइट्स, ये भी लिम्फोसाइट्स हैं। इधर हमने देखा था ना इधर हमने देखा था ना लिम्फोसाइट्स में क्या क्या, सॉरी, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज में क्या आ जाते हैं? ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स, और ए ग्रैनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स होते हैं और मोनोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स में भी बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। तो नेचुरल किलर सेल्स क्या हैं बच्चों? ये लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है। दीज आर लिम्फोसाइट्स। नेचुरल किलर सेल्स क्या है? लिम्फोसाइट्स। दीज आर पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। ये हमारे इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स का पार्ट है। बीच मैंने आपको दिखाया ना कि इन्नेट इम्यूनिटी में क्या क्या आता है, ये एन के सेल्स। तो नेचुरल किलर सेल्स क्या हैं? हमारी बॉडी के नेचुरल इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स का पार्ट है। ये इन्फेक्शन के बाद नहीं हम एक्वायर करते, ये हमारी बॉडी में बर्थ से प्रेजेंट है, ठीक है। इनके फीचर्स क्या हैं कि दीज आर पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, दे किल वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, ठीक है बच्चों। अब ये इस तरह का कुछ तो हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को किल करा था, कौन करा था वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को किल? सिर्फ वायरल इन्फेक्टेड और एबनॉर्मल सेल्स को किल कर रहा था CD8 बच्चों। CD8 हम पढ़ के आए ना यहाँ पर, ये देखो CD8। शाबाश। साइटोटॉक्सिक टी सेल CD8 क्या करता था? ये इन्फेक्टेड या एबनॉर्मल बॉडी सेल्स को भी, वो भी वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को किल कर रहा था, ठीक है। ये भी वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को किल कर रहा है। तो फिर आप ये पूछोगे कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? तो ये मैंने ना डिफरेंस टेबल में बनाया हुआ है, ये मैं आपको भी बता देती हूँ, ठीक है। ये क्या है? ये पार्ट है इन्नेट इम्यूनिटी का, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट नहीं है, इन्नेट इम्यूनिटी का है। जैसे ये ना फ़ौरन से रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को सबसे पहले ये जाके किल करेंगे। इसके अलावा ये ट्यूमर सेल्स को भी किल करेंगे। ये क्या करते हैं? इंटरफेरॉन गामा भी बनाते हैं, और ये इंटरफेरॉन गामा जो है ना ये मैक्रोफेजेस को भी एक्टिवेट करता है, ठीक है। इनका एक ही काम नहीं है इनको वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को किल करना। CD8 का तो एक ही काम था ना, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को किल करना और ट्यूमर सेल्स वगैरह को किल करना, लेकिन ये जो है ना इनका साथ में दूसरा काम भी है कि ये इंटरफेरॉन गामा भी बनाते हैं। इंटरफेरॉन गामा कौन बनाता है? NK सेल्स, और वो आगे क्या करता है? मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करता है। दे डू नॉट रिक्वायर प्रायर सेंसिटाइजेशन एंड हैव नो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, ठीक है। हमने पीछे देखा था कि इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है ना, इन्नेट इम्यूनिटी
इन्नेट इम्यूनिटी, इसके अंदर कोई मेमोरी नहीं होती, ठीक है। तो ज़ाहिर है ये NK सेल्स इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है, तो इनके अंदर भी कोई मेमोरी नहीं होगी और इनको किसी प्रायर सेंसिटाइजेशन, जैसे हमें पीछे तो वैक्सीन वगैरह की ज़रूरत थी ना, या पहले पैथोजन आएगा, बॉडी सेंसिटाइज होगी, फिर इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बस जो इन्नेट होता है ना बच्चों, वो डायरेक्ट होता है बस। जैसे ऐसे नहीं होता कि हमने किसी को पुलिस वाले को ऑर्डर दिया हो कि आपने इस क्रिमिनल को जैसे ही देखना, जहाँ भी देखना, आपने फ़ौरन इसको गोली मार देनी है। तो ये ना इन्नेट इम्यूनिटी बिल्कुल इसी तरह, इन्होंने जैसे ही इस सेल को देखना ना, इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे 1 सेकंड की भी देर लगाए बगैर ना इन्होंने गोली मार देनी है। इन्होंने बस फ़ौरन इसको ख़त्म कर देना है जिस चीज़ को इसने देखना है। तो इसको ना सेंसिटाइजेशन की या इस सब की ज़रूरत नहीं है, इसने बस देखना है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को और इसने उसको ख़त्म कर देना है बस, और ना इसके अंदर कोई मेमोरी है। तो बच्चों CD8 और NK सेल्स में क्या फ़र्क है कि ये CD8 जो है ना, इसमें ये CD8 सेल्स हैं, ये किस तरह की इम्यूनिटी का पार्ट है, अडेप्टिव इम्यूनिटी, यानी बॉडी इसको खुद अडेप्ट करिए, बाहर से पैथोजन आ रहा है, फिर हेल्पर T सेल्स आगे ऑर्डर दे रहे हैं CD सेल्स को, 8 सेल्स को, CD8 सेल्स आगे जाके साइटोटॉक्सिक T सेल्स है ना, ये आगे जाके मार रहे हैं, ठीक है। तो हम इसे खुद एक्वायर करें ना इसको, तो ये अडेप्टिव इम्यूनिटी है। और NK सेल जो है ना, ये इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है। इनको एंटीजन की ज़रूरत है CD8 T सेल्स को, ठीक है। ज़ाहिर एंटीजन आएगा बाहर से, और इसको बिल्कुल भी एंटीजन की ज़रूरत नहीं है, इसको किसी में उसकी सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बस ऑटोमेटिक इसका फंक्शन है, जैसे ये देखेगा ये मार देगा। और इसकी मेमोरी होती है, इसकी कोई मेमोरी नहीं है। इनकी मेन जॉब क्या है, किल करना इन्फेक्टेड सेल को, और इनका भी मेन काम इन्फेक्टेड सेल्स और ट्यूमर सेल्स को किल करना, बट अर्ली, सबसे पहले जाके ये किल करेंगे। अगर इनसे नहीं हो पाया, इननेट से बच के जो आगे जाते हैं वही अडेप्टिव में पकड़े जाते हैं ना, तो पहले तो ये मारेंगे, अगर इनसे इनके हाथ से निकल गया तो फिर आगे जाके CD8 मारेंगे। और साथ में इनका क्या काम है, इंटरफेरोन गैमा को प्रोड्यूस करना, और वो आगे मैक्रोफेजेस को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है इम्यूनिटी का जनरल थोड़ा सा देखा है हमने बस। इम्यूनोलॉजी में हमने टाइप्स देखी हैं, इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी देखा है, और हमने एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी देखी है। फिर हमने सेल्स देखे हैं बेसिकली जो इम्यून रिस्पॉन्स में अपना पार्ट प्ले करते हैं। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैक्सिमम MCQs भी इधर से ही आते हैं, ठीक है। तो फैगोसाइट्स में क्या क्या आते हैं, इसको आपने MND से याद रखना है, ठीक है।